सभी को मेरा नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं राज्य और उसके तत्व की। आप जानते हैं कि राज्य के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या है, अधूरा है। और राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो राज्य पर ही आधारित होता है। राज्य और सरकार, इन दो बिंदुओं को लेकर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं। तो अब आज हम जानेंगे कि राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य का अर्थ प्राचीन समय में क्या रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलता रहा राज्य का अर्थ किस प्रकार परिवर्तित होता गया, और मध्यकालीन समय में, आधुनिक समय में राज्य का क्या अर्थ है, विद्वान किस रूप में उसे परिभाषित करते हैं। उसके अतिरिक्त हम यह भी देखेंगे कि राज्य के तत्व क्या क्या हैं। मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में भी बताया है कि राज्य के 4 तत्व हैं: निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इन पर बारीकी से हम नज़र डालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। राज्य का सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो राज्य स्पष्ट है कि एक भूखंड जिसके पास निश्चित जनसंख्या हो। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एक भूखंड जिसके पास निश्चित जनसंख्या हो, एक सरकार हो और वो सरकार संप्रभु सरकार हो, तो उसे हम राज्य कहते हैं। किंतु जो राज्य की परिभाषा आज हमें देखने को मिलती है, प्राचीन समय से वो परिभाषा नहीं रही है। प्राचीन विचारकों के अनुसार मुख्यतः अरस्तू की परिभाषा को लगभग सभी राजनीति विज्ञान के विद्वान स्वीकार करते हैं। प्राचीन राज्य की परिभाषा के अनुसार तो राज्य के 2 लक्षण माने गए हैं। प्रथम, राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है और दूसरा, राज्य व्यक्तियों के शुभ और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। राज्य क्या है? व्यक्तियों का एक समुदाय है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर एक समूह बनाया हुआ है, उसे ही हम राज्य कहते हैं। और जितने व्यक्तियों के लिए समुदाय बनाए गए हैं भिन्न प्रकार के, उन समुदायों में सबसे श्रेष्ठ समुदाय जो है उसे राज्य कहा गया है। इस विचारधारा के आधार पर अरस्तु और यहाँ इसरो हुआ है, सिसरो ने राज्य की परिभाषाएं की है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है। राज्य का उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की क्या है? प्राप्ति है। इसे देख लेते हैं। राज्य क्या है? परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है, क्योंकि अरस्तु मानते हैं कि सबसे छोटी जो संस्था है वो व्यक्ति है। व्यक्ति से मिलकर परिवार बनेंगे और परिवारों से क्या है? ग्राम बनेंगे। और उन ग्रामों का समुदाय ही क्या है? राज्य है। यानी कि बहुत सारे परिवार और परिवारों से मिलकर ग्राम बना, तो उन परिवारों और ग्रामों का समुदाय ही क्या है? राज्य है। और इसका जो उद्देश्य है पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। आज आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहते हैं। तो उसी आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना क्या है? राज्य का उद्देश्य आज से 2400 वर्ष पूर्व अरस्तु बता चुके हैं। और सिसरो के शब्दों में राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। यानी कि एक ऐसी भावना कि लाभ हो हानि हो, हमको संयुक्त रूप से उसे झेलना है, उस राज्य के भीतर झेलना है। ऐसी भावना अगर व्यक्तियों में है किसी क्षेत्र, किसी राज्य के भीतर, तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। ये प्राचीन जो विचारक हैं उनकी परिभाषा है। अब मध्य युग में आते आते आप जानते हैं सामंतवादी व्यवस्था थी, तो राज्य के रूप भी क्या है? स्वरूप भी भिन्न था और परिभाषा भी भिन्न रही। प्राचीन विचारकों द्वारा राज्य को एक समुदाय कहा गया था, लेकिन जो मध्ययुगीन विचारक हैं उनके अनुसार केवल व्यक्तियों से ही क्या है? राज्य का निर्माण नहीं होता है। राज्य का रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र पर
भली प्रकार से बसे हुए होने चाहिए और इनमें शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। यानी कि जहां आज तक क्षेत्र और व्यक्ति की बात मानी जा रही थी एक राज्य के लिए कि राज्य में क्या है, निश्चित क्षेत्र भूभाग हो, उसे राज्य कहा जाएगा, किंतु अब इसमें सरकार भी जुड़ चुकी है। आप देखिए, राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। तो मध्ययुगीन तक आते आते सरकार को भी राज्य का तत्व माने जाने लगा। सिर्फ इतना सा अंतर आया। किंतु मध्य युग के बाद आपका आधुनिक युग आता है और आधुनिक युग में क्योंकि जब आपने देखा फिर समय बदला, राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को उपनिवेश बनाने की होड़ पर लगे हुए थे। पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, डच हो, ब्रिटिश हो, सभी ने क्या किया, दूसरे महाद्वीपों में जाकर या अपने ही महाद्वीप के भीतर राज्यों को उपनिवेश बनाने की कोशिश की। तो इससे क्या है, संप्रभुता का टर्म अस्तित्व में आता है। संप्रभुता आप किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। संप्रभुता वह शक्ति है जो किसी राज्य को आंतरिक व बाह्य मामले में कार्य करने की स्वतंत्रता देती है या शक्ति देती है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, यानी कि इसे अगर सीधे साधारण शब्दों में समझना चाहें तो सॉवरेनिटी का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, चाहे वो आंतरिक मामले में हो। आंतरिक मामले में यानी कि आप देश के भीतर आप किसी भी निर्णय को ले सकें, जो आपकी सरकार है, उसे आंतरिक संप्रभुता कहा जाएगा। और देश के बाहर किस राज्य से हमको संबंध रखना है, किस राज्य से हमको संबंध विच्छेद करने हैं, क्या हमको बाहर करना है, क्या नहीं करना है, उसमें हमारी शक्ति हो, उसे हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं। तो अभी फिलहाल संप्रभुता को आप इतना समझिए। आगे जब हम एक एक करके समस्त तत्वों का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो वहां उन पर मैं गहराई से बात करूंगा। अब देखते हैं आधुनिक युग के वुड्रो विल्सन की परिभाषा, लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की। किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। यहां भी यानी कि वुड्रो विल्सन ने भी कहीं ना कहीं संप्रभुता के तत्व को सम्मिलित नहीं किया है। ब्लंटसली की परिभाषा देखें तो किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। यहां भी लगभग हमको भूप्रदेश, जनसंख्या और सरकार ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। किंतु जो जो समय बदलता गया तो क्या है, इस प्रकार के संगठन को भी उस समय तक राज्य नहीं कहा जा सकता था। यानी कि जिसमें निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या और सरकार है तो उसको राज्य नहीं कहा गया। उसको हम देश कह सकते हैं पर राज्य नहीं कहा गया। राजनीति विज्ञान में राज्य कहा जाता है जब राज्य और देश में अंतर है। देश यानी कि ज्योग्राफी का टर्म है वैसे, पर उसके पास संप्रभुता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किंतु राज्य क्या है, उसके पास संप्रभुता होना अनिवार्य तत्व है। और जब तक किसी संगठन के पास संप्रभुता, जैसा मैंने उसे बताया, या उसे सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है, न हो, इस प्रकार राज्य के आवश्यक तत्वों में संप्रभुता को भी धीरे धीरे क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। और इस बात को दृष्टि में रखते हुए लास्की महोदय ने राज्य की परिभाषा की है। अब लास्की महोदय ने क्या परिभाषा की है, राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है। किसमें, सरकार और प्रजा में विभाजित है, और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। यानी कि वो सॉवरेनिटी यहां हमको किसके, लास्की की परिभाषा में सबसे पहले देखने को मिलती है। किंतु जो प्रोफेसर लास्की ने परिभाषा दी है राज्य की, उसको भी कहीं विद्वान पूर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं। दो कौन से, आंतरिक और बाह्य पक्ष। यानी कि इंटरनल रूप में, जो मैंने अभी आपको बताया, देश के भीतर और देश के बाहर, उसको क्या है, लास्की ने स्पष्ट नहीं किया था। और लास्की ने सिर्फ आंतरिक संप्रभुता की बात की थी। जो बाह्य संप्रभुता है उसकी बात लास्की ने
नहीं की थी। इसलिए क्या है, विद्वानों को जो गार्नर है उन्होंने अपनी परिभाषा दी। गार्नर जो महोदय हैं उनकी परिभाषा है, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो। जो क्या है, एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हो, और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो। यह हुआ। और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का क्या है, अधिकार प्राप्त हो। तो ये फिल्मोर लिखा हुआ है, आप गार्नर पढ़िएगा उसे, गार्नर है सही। तो गार्नर महोदय की क्या है, ये परिभाषा है और सबसे उत्तम परिभाषा है राज्य के संदर्भ में। और हम देख रहे हैं कि राज्य की इस परिभाषा में निश्चित जनसंख्या, भूभाग, सरकार और आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की संप्रभुता का क्या है, उल्लेख हो रहा है। तो इसे राज्य की एक, क्योंकि पूर्ण अपने आप में कभी भी कोई चीज नहीं होती है, तो राज्य की एक ऐसी परिभाषा मान सकते हैं जिसे राजनीति विज्ञान के अधिकतर विद्वान स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात एक दूसरी परिभाषा है, राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण, स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक ऐसा संगठन शासन हो जिसके आदेश का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावी रूप से करता हो। तो गार्नर महोदय ने भी लगभग वैसी ही परिभाषा दी है, जिसमें राज्य के चारों तत्व, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और जो क्षेत्रफल है, वो चारों ही आ जाते हैं। तो अब राज्य के तत्व आपको पहले ही समझ में आ चुके हैं कि 4 तत्व होंगे, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। थोड़ा थोड़ा इसे देख लेते हैं, बाकी इस पे कल से हम बारीकी से एक एक करके पहले जनसंख्या को लेंगे। जनसंख्या किस प्रकार की हो सकती है, कैसे राज्य के लिए लाभदायक होती है, कैसे राज्य के लिए हानिकारक होती है, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक एक तत्व को एक एक दिन में मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा, पर आज थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं। पहला है जनसंख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन। मानव के सामाजिकता के गुण के आधार पर राज्य का जन्म हुआ है, और व्यक्तियों से मिलकर ही क्या है, राज्य का निर्माण होता है। किसी कोरे प्रदेश में क्या है, राज्य का निर्माण नहीं हो सकता जब तक वहां जनसंख्या या व्यक्ति निवास न करते हो। सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में क्या है, विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद हमको देखने को मिलते हैं। और अपनी कल्पना की आदर्श शासन व्यवस्था तथा राज्य की शक्ति के संबंध में अपने विचारों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने क्या है, अलग अलग प्रकार की जनसंख्या एक राज्य के लिए उचित बताई है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, इन विद्वानों ने क्या है, अलग अलग समय के ये विद्वान हुए हैं। प्लेटो आप जानते हैं 2300-2400 ईस्वी पूर्व के हैं, अरस्तु उन्हीं के आसपास के हैं, रूसो 17वीं शताब्दी के हैं। तो इन विद्वानों ने क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग शासन तंत्र को देखते हुए राज्य की जनसंख्या को निर्धारित करने का प्रयास किया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन को श्रेष्ठ ये समझते थे, और क्योंकि प्रजातंत्र के इस रूप को थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य में ही अपनाया जा सकता है, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र एक कम संख्या में क्या है, आप लोगों को प्रतिनिधित्व का क्या है, अधिक अवसर दे सकते हैं, लोगों की सहभागिता को अधिक सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए जो प्लेटो हुए हैं, उन्होंने
अपने आदर्श राज्य या राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है और अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने 10,000 और प्लेटो ने 5,040 बताई है। रूसो का भी कभी पूछ लिया जाता है कि रूसो ने कितनी जनसंख्या बताई है, तो रूसो ने कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई है। उसने कहा है कि जितने को राज्य सही तरीके से जिनका भरण पोषण कर सके उतनी जनसंख्या राज्य की होनी चाहिए। अब बात करते हैं निश्चित क्षेत्र या भूभाग की, जिसको हम टेरिटरी भी कहते हैं। डिग्विट और सीले ये दो महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने निश्चित क्षेत्र को राज्य के एक आवश्यक तत्व के रूप में माना है। किंतु एक निश्चित क्षेत्र के अभाव में जो डिग्विट और सीले हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने जो निश्चित भूभाग है उसको आवश्यक तत्व के रूप में क्या है स्वीकार नहीं किया है। किंतु इनके अतिरिक्त लगभग राजनीति विज्ञान के जितने भी विद्वान हैं क्या है निश्चित भूभाग को या क्षेत्रफल को क्या है राज्य का महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व स्वीकार करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में सभी विद्वान निश्चित क्षेत्र को राज्य के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। किस लिए? निश्चित क्षेत्र के अभाव में व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। फिर सुनना इसको, निश्चित क्षेत्र के अभाव में व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। आपके पास आपको पता ही नहीं है आपका क्षेत्र कौन सा है राज्य का। कभी चाइना आकर आपके क्षेत्र को बोल रहा है ये हमारा है, कभी कोई दूसरा देश आके बोल रहा है, तो उसमें जो जनसंख्या निवास कर रही होगी, आप बॉर्डर एरिया की जनसंख्या को देखिए। जो बॉर्डर एरिया में जनसंख्या निवास करती है किसी भी देश की, कैसे प्रभावशील रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। कभी बमबारी हो रही है, कभी आपस में इधर उधर, तो क्या है निश्चित क्षेत्र क्योंकि वहाँ स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का क्या है सामना करना होता है। इसलिए निश्चित क्षेत्र को भी क्या है आधुनिक सभी विद्वानों ने जो राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। ब्लंटसली महोदय ने कहा है जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार जो है वो क्या है प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। इस कोटेशन को याद रखिएगा। राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि का अभिप्राय केवल क्षेत्र से नहीं है। क्या है? भूमि का अभिप्राय या क्षेत्र का अभिप्राय केवल भूमि से नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक साधन भी सम्मिलित होते हैं जो किसी देश को स्थल, जल और वायु में प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भूमि किसी देश के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। भूमि के पाताल और भूमि का आकाश भी क्या है उसका क्षेत्रफल होता है एक सीमा तक, और इसके अंतर्गत जो भी है नदियां, सरोवर, झील, खनिज पदार्थ, हिमखंड, पहाड़, नदी जो भी है वो भी क्या है उस राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत वो भूभाग है। उसके बाद सरकार की अगर बात करें तो सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसी देश के संचालन के लिए, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उनको दंड देने का काम करती है। तो किसी देश में ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं, जो कि उस देश का क्या है संचालन करती है। तो सरकार ये तीसरा तत्व है किसका? राज्य का। और चौथा तत्व है संप्रभुता।
संप्रभुता, मैंने पहले ही आपको बताया कि संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। किसी देश की आंतरिक और बाह्य जो सर्वोच्च शक्ति है, आंतरिक मामलों में वो स्वतंत्र होना चाहिए और बाह्य मामलों में वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसी को हम संप्रभुता या सॉवरेनिटी कहते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उस दिन के पश्चात ही भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। वरना उससे पहले भी क्या था, भारत देश के रूप में था किंतु राज्य के रूप में नहीं था। तो अब आप संप्रभुता को, सरकार को, निश्चित भूभाग और जनसंख्या को तो वैसे ही समझते होंगे, मेरा ख्याल है समझ पाए होंगे। कल से हम जनसंख्या पर और डीपली बात करेंगे। हो सकता है इसमें 5-7 दिन लग जाए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य दबाएं और अच्छा ना लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।